मिशन डबल स्टार यानी कि बिहार दरोगा के स्पेशल सीरीज में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और उन्हें घुमा घुमा कर भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इन प्रश्नों के अंदर उन बने हुए प्रश्नों को देखेंगे जिन्हें आप अमूमन छोड़ के चले आते हैं। चलिए आइए आपका समय नष्ट न करते हैं, सबसे पहले प्रश्नों को ही देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस चोल शासक ने शिवपाल शेखर की उपाधि धारण की? निम्न में से किस चोल शासक ने शिवपाल शेखर की उपाधि धारण की? चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पता है, विजयालय था। विजयालय के बारे में बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन चोल साम्राज्य का संस्थापक था, तो विजयालय। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी की। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? शिवपाल शेखर। शिवपाल शेखर शब्द का जो मतलब हुआ तो ये हुआ कि भाई ये शिव के प्रति विशेष अनुराग रखते हैं। वैसे तो पूरा जो चोला साम्राज्य था एक शिव के प्रति ज्यादा आस्था रखते थे, हालांकि वो विभिन्न धर्मों की भी आस्था रखते थे। तो यहाँ पे सवाल यही है कि शिवपाल शेखर की उपाधि धारण की परांतक प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम या राजेंद्र? सही उत्तर है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो था वो बहुत ही प्रतापी राजा, चोला साम्राज्य का बहुत ही प्रतापी राजा था राजराज प्रथम। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि चोल साम्राज्य जो था वो पल्लवों के बाद बना था। किसके बाद बना था? पल्लवों के। यही पूछेगा आपसे, उलट के पूछ देगा कि चोल साम्राज्य किस साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर बना, तो पल्लव। ध्यान, पल्लव के बाद कौन बने? चोल। चोल के बाद तक कौन बने? ये भी तो पूछता है। चोल के बाद बने थे पांड्य। पांड्य सम्राट, पांड्य वंश बना था। एक क्रम है, याद रखिए कि पूरा तमिल इतिहास जो है वो चोला से के जो क्या बोलते हैं आपका जो विशेषता है उससे भरा हुआ है। चोला की विशेषता से भरा हुआ है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें जरूरी है। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चोलाज जो थे किस साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर बने थे? पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए बता दिया है। चोलाज के बाद कौन आए? शिवपाल शेखर की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजराज प्रथम ने। अब कहीं देखिए बहुत जगह आप पढ़ेंगे राजेंद्र द्वितीय या राजेंद्र प्रथम भी पढ़ते हैं, बहुत जगह रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। तो ये हमने जो डाटा लिया है एक केसी श्रीवास्तव की बुक में, केसी श्रीवास्तव, प्राचीन भारत, वहीं से हमने इस चीज को लिया है। चलिए अगला देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्न में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है? वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्न में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है? कैसे नापे इसको? तो देखिए वैश्विक भूख सूचकांक जो है 5 स्तरों पर नापा जाता है। किन स्तरों पर? 5 स्तरों पर। याद रखिए कि 5 स्तरों पर यह वैश्विक सूचकांक मापा जाता है। ये पहला चीज याद रखिएगा, 5 स्तरों पर। 5 वर्ष से कम शिशु मृत्यु दर, अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बच्चे का अल्प विकास, 4 तो हो गया। इनमें से एक और क्या हो सकता है? ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सॉरी 4 नहीं 5 रहता है, 4 5 में गलती हो गया, 4 है। 4 स्तरों पर ये नापा जाता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो मापा जाता है ये किन के द्वारा मापा जाता है? किन के द्वारा? कहीं कह रहे श्रीमान बता तो कुछ रहे थे, बोल कुछ रहे हैं नहीं। यहां से प्रश्नों को तरह तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे हम अभी आपसे पूछ दें कि वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर में कुल कितने देश अभी शामिल किए गए? इस बार वाला में 25 वाला में गड़बड़ा दीजिएगा। फिर पूछ दे भारत का स्थान कौन सा है, फिर गड़बड़ा दीजिएगा। फिर पूछ दिया कि भाई इसमें से कौन सा मापक नहीं है, तो फिर गड़बड़ा दीजिएगा, है ना? तो ये सब चीजें जो होती हैं वो आपको कंफ्यूजन करती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर जो है उसको मापने के लिए 4 होता है। पहला अल्प पोषण दिया हुआ है, दूसरा बाल दुबलापन दिया हुआ है, तीसरा बच्चे का अल्प विकास दिया हुआ है, और चौथा होता है बाल मृत्यु दर। कौन सा होता है? बाल मृत्यु दर। बाल
मृत्यु दर, यानी कि ये गलत हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं। अब एक समान शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में क्या अंतर है? तो बाल मृत्यु दर का मतलब हुआ 0 से 1 साल तक के बच्चे जो प्रति 1000 में बच्चे जन्म लेते हैं और वो डेथ कर जाते हैं, बाल मृत्यु दर बोला जाता है। शिशु मृत्यु दर जो होता है 1 से 5 साल तक होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब कहीं किसी में बाल छोटा है तो ध्यान रखिए, बाल मृत्यु दर अलग मैटर है और शिशु मृत्यु दर अलग चीज होता है। भारत का स्थान कमेंट कीजिएगा 2025 में। 2025 में वैश्विक हंटर इंडेक्स में हमारा क्या स्थान है? ठीक है, निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? अभी तक तो आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद फलना के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद चिमला के तहत फलना कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। हम एकदम सिंपल प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए तथा बी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों, और डी यानी कि सभी प्रकार के न्यायालय। हमारे यहाँ न्यायालय के क्रम है जिसमें सर्वोच्च शिखर पर कौन है? एससी, उसके बाद एससी, उसके बाद डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद लड़ी बनी हुई है नीचे तक। सर्वोच्च हमारे यहाँ कौन है? तो सर्व अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि जब ये सब न्यायालय यानी कि जो अभिलेख न्यायालय हैं कोई डिसीजन देते हैं तो इनके डिसीजन को एक लैंडमार्क माना जाता है और उसी प्रकार से वैलिड किया जाता है या तवज्जो दी जाती है जैसे किसी कानून को दी जाती है। और यदि उन कानूनों का, ये उनके जजमेंट का कोई उल्लंघन होता है तो उन्हें यानी कि अभिलेख न्यायालय को दंड देने की भी शक्ति होती है। तो यानी कि न्यायालय अपने अवमानना के लिए दंड दे और साथ ही न्यायालय के सारे डिग्री आदेश इत्यादि को वैलिडिटी मिले, ये दोनों मुख्य चीजें होती हैं अभिलेख न्यायालय में शामिल। तो अभिलेख न्यायालय कौन कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। अभिलेख न्यायालय ए तथा बी दोनों हैं। आप हमें कमेंट कीजिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद से जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार आदि को खोजा है? हमारे देश में अभी तो मैटर आ गया था निजता का अधिकार, उस पर हमने वीडियो भी बनाया है। जीविका का अधिकार, सम्मान का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, बिजली पानी इत्यादि का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे चीजों को निकाला है। कहां से निकाला है? अनुच्छेद 21, 22, 23 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है फ्रेंड्स 21। अब कहे कि श्रीमान 21 में तो कुछ लिखा हुआ है, साधारण सा बात लिखा हुआ है, उसी साधारण से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीजों को निकाला है। अब परीक्षाओं के लिए प्रोटेक्ट आपसे अनुच्छेद 21 से बहुत सारी चीजें पूछेगा घुमा घुमा करके। आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मेनका गांधी केस में कहा कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने देने का अधिकार मतलब ये नहीं होता है कि उसे किसी भी प्रकार से जिए देना चाहिए। जीवन देने का अधिकार का मतलब हुआ कि उस व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, यहाँ पे देशी और विदेशी दोनों शामिल होंगे। देशी और विदेशी अनुच्छेद 21 सभी को शामिल है, देशी और विदेशी सभी को। जीवन जीने देने के अधिकार में व्यक्ति की गरिमा भी शामिल है और गरिमा में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप किसी को गाली नहीं बकेंगे, उनके लिए पर्सनल टॉयलेट का अधिकार देना जरूरी है ना, उसके अलावा उनके लिए स्वच्छ वायु रखना, साफ पानी और भोजन देना, सब इसी में आता है। तो जब भी आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछे आप खुद बैठ जाइए वहां पे कि क्या इन सब चीजों में हमारी कोई गरिमा नष्ट हो रही है? यदि हमारी कोई गरिमा नष्ट हो रही है, हमारे मान सम्मान में कमी हो रही है, तो मान जाइए अनुच्छेद 21 पर चला जाएगा। ठीक है ना, बहुत बार पूछता है। अगला प्रश्न है कि होलोग्राम के बारे में शब्द है। 4 ऑप्शन है कि होलोग्राम के बारे में शब्द है। यह लेजर प्रकाश से प्राप्त होता है, यह एक 3D चित्र है, यह एक प्रकाश स्रोत है, यह प्रकाश से प्राप्त होता है। तो यानी कि प्रकाश स्रोत है, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 3D जो है एक प्रकाश स्रोत नहीं है। ठीक है, अब अगला देखते हैं फटाफट प्रश्नों को, छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न जो है बहुत ही सुंदर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से, आजकल अर्थव्यवस्था से ज्यादा पूछने लगा।
प्राथमिक घाटा को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? बताइए। प्राथमिक घाटा को निम्न में से प्राइमरी डिफिशियंट को किस में से नापिएगा? ठीक है, बता दें। बी, राजकोषीय घाटा घटाओ तो ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान को जब आप हटा देंगे तो फिर प्राथमिक घाटा माना जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आपने इसको पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, लेकिन हमने जो उत्पन्न किया है ये अलग तरह से। भारत में गरीबी आकलन में प्रथम बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यय को भी शामिल करने वाली प्रथम समिति थी। स्वास्थ्य पर, कोई परिवार जो स्वास्थ्य पर खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है, उसको भी मापा गया कि भाई इसको भी रखा जाए ताकि गरीबी पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है। आप अमूमन अपने आसपास फैमिली में देखिएगा कि यदि कोई फैमिली थोड़ी सी भी विपन्नता के दौर में जाती है तो सबसे पहले उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो ही जाता है, शिक्षा छूट जाता है। और जिस परिवार का या समाज का शिक्षा छूट गया, अब वो समझिए कि वो गरीबी के दुष्चक्र में चला गया और वो बहुत जल्दी समाज या परिवार नहीं निकल पाएगा। शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो भी परिवार, जो भी व्यक्ति, जो भी समूह या जन समूह, कोई भी जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हुए भी आगे चला आएगा, लेकिन जो शिक्षा छोड़ दिया उसकी गरीबी को अब कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है, तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यय को भी शामिल करने वाली समिति थी रघुराम राजन समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है तेंदुलकर समिति। सबसे पहले तेंदुलकर समिति ने ही ये कहा कि नहीं भाई, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी जो व्यय होता है उस व्यय को भी हम मापेंगे। पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई बढ़ाने पर उसकी कक्षा पूरी करने में लगने वाला समय, वाह क्या प्रश्न है। पृथ्वी की सतह से, जब आप सतह से ऊपर जाते हैं तो कोई उपग्रह होता है, तो पृथ्वी की जो ऊंचाई जब पर किसी उपग्रह को स्थापित करेंगे तो उसकी कक्षा को पूरा करने वाला समय बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केपलर का सूत्र आप पढ़े होंगे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े? पढ़ लीजिएगा। सही उत्तर है बढ़ता। क्या होता है? बढ़ता। आप हमें केपलर का सूत्र कमेंट कीजिएगा, कहीं करें श्रीमान केपलर का सूत्र हम क्या कमेंट करेंगे, कमेंट कीजिएगा तो उसमें और भी चीजें आपको दृष्टिगोचर हो जाएगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पोस्को एक्ट के तहत बच्चा कौन है? क्योंकि श्रीमान इतना साधारण प्रश्न, ये तो बहुत साधारण प्रश्न है। हाँ साधारण प्रश्न है। हमारे यहाँ जो एक खास आयु के बच्चों को बच्चा माना गया है जिसमें लड़का लड़की दोनों शामिल है। वे भी आपसे पूछ देगा कि लड़का का उम्र कितना है, लड़की का उम्र कितना है, तो गड़बड़ा जाइएगा, नहीं, दोनों को बराबर रखा गया है। तो बच्चा किसे माना गया है? 2012 के पोस्को एक्ट के तहत बच्चा किसे माना गया है? 15 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसमें लगा देंगे? 1 करोड़ का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। 18 वर्ष से कम को बच्चा माना गया। किसको? 18 वर्ष से, उसको 2012 के तहत 18 वर्ष से कम बच्चा, कम आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन दूर रखिएगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष। लिख देगा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत लड़कियों को बच्चा माना गया है। बोलेगा मास्टर तो बताया था 18 साल से कम, लड़का की लड़की समझ में नहीं आ रहा, दोनों के। अगला है प्रकाशीय संचार की निम्न में से कौन सी सीमा या हानि है? प्रकाशीय संचार, उच्च बैंड चौड़ाई, अधिक संचार गति, विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप का अभाव, सिग्नल का छीनन। तो देखिए ये सब सही है, ये वाला गलत है। सिग्नल का छीनन जो है वो इसकी सीमा या हानि क्या है? नहीं, बाकी सब इसके गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, ये चीज है। और प्रकाशीय संचार समझते हैं, ऑप्टिकल से जाता है। तो ये था आज का हमारा 10 प्रश्न। आप हमें कमेंट कीजिएगा कैसे लगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।